इस चैप्टर का नाम है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चुंबक और चुंबकत्व। मैग्नेट, हाँ, एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में कहा जाता है चुंबक और चुंबकत्व। ठीक है, सबसे पहले हमें हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ चुंबक क्या होता है, तो जो आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक जो है वो एक जगह थी जिसका नाम है मैग्नीसिया। मैग्नीसिया एक जगह थी। इस मैग्नीसिया जगह पे एक ओर पाया जाता था। ओर जानते हो? अयस्क, ओर। ठीक है, एक ओर पाया जाता था। उस ओर अयस्क पे एक अयस्क था Fe2O3 या Fe3O4 का। ठीक है, ये अयस्क क्या करता था? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक है, तो जो चरवाह होते थे हमारे यहाँ, जिनको गडरिया कहा जाता है, अंग्रेजी में उनको सेफर्ड कहा जाता है, तो वो जाते थे वहाँ पर अपनी बकरी चराने के लिए। तो उनके जो जूते होते थे उनके सोल लोहे के बने रहते थे। तो वो उनको खींचता था, तो उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे भूत है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे होता तो अभी तक तो भूत मान लिए होते। ठीक है, फिर जब वैज्ञानिकों को पता चला कि नहीं, यहाँ पर इनके जूते खींच रहे हैं, बेचारे डर रहे थे, तो जब चेक किया तो वहाँ पर क्या था? Fe3O4 था। ठीक है, ये एक अयस्क है। ठीक है, काहे का? लोहे का, जो लोहे को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसका नाम दिया गया मैग्नेट, क्योंकि ये कौन से प्लेस में पाया गया था? मैग्नीसिया में पाया गया था। ठीक है, मैग्नीसिया नामक जगह थी जहां पर ये ओर पाया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये मैग्नीसिया नामक प्लेस पे पाया गया था। ठीक है, तो चुंबक किसको कहेंगे? जो आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है, आयरन के पीस को आकर्षित करता है, आयरन के पीस को आकर्षित करता है, उसको क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। ठीक है, चुंबक किसको कहा गया? जो आयरन की पीस को आकर्षित करता है, उसका नाम क्या रखा गया? चुंबक रखा गया। ठीक है, और कौन से स्थान में पाया जाता है ये? मैग्नीसिया नामक प्लेस पे पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता था, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट। कौन सा और पाया जाता था? कौन सा और पाया जाता था? Fe2O3। अयस्क को ही हम इंग्लिश इंग्लिश में और कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसमें हमारा जो मैग्नेट होता है दो प्रकार का होता है। चुंबक या मैग्नेट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल, इनको कहा जाता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में ये जो हमने दिया ना, जो और पाया जाता है Fe3O4, ये नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, जो प्रकृति में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नेचुरल। ठीक है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये कौन सा है? प्राकृतिक। लेकिन जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनमें उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग इतनी स्मॉल होती है कि उनका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका कोई यूज नहीं था, तो फिर क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो इंसान बनाता है उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, जैसे नकली बोल जो बाल लगा लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो कौन से हैं? आर्टिफिशियल बाल। ठीक है, नेचुरल बाल नहीं होते। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। एक कौन सा होता है? परमानेंट, और एक होता है टेम्परेरी। ठीक है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, टेम्परेरी में कौन आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट।
टेम्परेरी में कौन आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो विद्युत चुंबक होता है वो किस में आता है? टेम्परेरी में आता है, ठीक है। और एक होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, जिसको हम एक बार बना देते हैं तो वो परमानेंट बना रहता है, ठीक है। जितनी उसकी आयु होती है, आयु के साथ हालांकि कमजोर पड़ जाता है, लेकिन वो परमानेंट बना रहता है। और ये मैग्नेट तब तक बना रहेगा जब तक करंट जाएगा। जैसे ही करंट जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा? जीरो, मैग्नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमने लोहे का कोर लिया, उस कोर, लोहे के कोर पे इस तरीके से हमने बाइंडिंग लपेट दी, ठीक है। इस तरीके से हमने बाइंडिंग लपेट दी, तो जब इससे करंट जाएगा तो ये क्या करेगा? चुंबक बना लेगा, ठीक है। इधर मान लो एन बना लिया और इधर एस बना लिया, तो चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे हमारा जो पंखा होता है उसमें क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, ठीक। उसमें बाइंडिंग की हुई होती है, करंट जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में। जिस इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मैग्नेट बनते हैं वो कौन से बनते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं, टेम्परेरी रूप से जो बनते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, एक तो बीएलडीसी मोटर में किया जाता है, ब्रूसलेस डीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है। हमारे जो ईयरफोन आते हैं उनमें लगा रहता है, हमारे जो स्पीकर आते हैं स्पीकर्स पे लगा रहता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम किसका उपयोग करते हैं? परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं। और आर्टिफिशियल नेचुरल मैग्नेट का कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। किसका उपयोग है? आर्टिफिशियल मैग्नेट का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट है इसमें? हम्म? चुंबक किसको कहा जाता है? हम्म? आयरन की पीस को आकर्षित करता है, ठीक है। अब हम यहाँ एक एक करके इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है? चुंबकत्व क्या होता है? तो लोहे को आकर्षित करने का जो गुण का पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो चुंबक हमारे पास एक मटेरियल हो गया जो अट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिज्म कहते हैं। वह गुण जिसके कारण वह कोई पदार्थ लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। अब जैसे चुंबक है हमारे पास, ये एक चुंबक है, ये इधर एन है और इधर एस है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? एस तक जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से चुंबकीय बल एन रेखाएं एन से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? एस तक जाती हैं, ऐसे। चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? एस तक जाती हैं, चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर एस से एन, चुंबक के अंदर एस से एन जाती। क्लियर सभी को? चुंबकीय बल रेखाएं एन से स्टार्ट होती हैं और एस तक जाती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर एस से, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं ये? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये हमारी काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इमेजिनरी लाइन मतलब जिसको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी ऐसा होता है जिसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारा रियल। और इमेजिनरी होता है जिसके प्रभाव को हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती? इमेजिनरी होती है। हम मान लेते हैं कि इस तरीके से रेखाएं होंगी, ठीक है। तो जो चीजें इमेजिन की जाती हैं उनका उनको कहते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक होती हैं, ठीक है। इंसान कल्पना कर लेता है कि मुझे भगवान आ गए मेरे अंदर, देवी देवता आ गए, ठीक है, तो वो काल्पनिक चीजें होती हैं, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। रियलिटी जो होती है उससे वाकिफ ही नहीं होते कि रियलिटी क्या है, ठीक है।
कि कल मैं सोया था तो मुझे किसी ने मेरा वो चादर खींच रहा था, एक भूत आया था, ठीक है। तो ये सब इमेजिनेशन पे काम बेस्ड होता है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल होता है, इमेजिनरी के बाद जो रियल होता है, रियल के प्रभाव को आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। जैसे हवा होती है, हवा क्या होती है, रियल होती है, क्योंकि हवा का प्रभाव हमें दिखता है, ठीक है, महसूस होता है, ठीक है। जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो रियल है, जिसको महसूस नहीं कर सकते वो क्या है, इमेजिनरी, ठीक है। जिसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं कौन सी, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो किसी चुंबकीय बल रेखाओं का कुल संख्या, इनकी कितनी संख्या है, इनकी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और इसकी इकाई क्या है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, यह विद्युत में करंट के जैसा होता है, यह विद्युत के धारा के जैसा होता है, धारा के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, धारा के जैसा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व। तो आप, फ्लक्स की इकाई क्या है, वेबर। तो फ्लक्स घनत्व B बराबर होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स बटे एरिया, फ्लक्स बटे एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। तो फ्लक्स की इकाई क्या है, वेबर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहा जाता है, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसका मात्रक टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है और टेस्ला भी होता है, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल के किसके जैसा होता है, इलेक्ट्रिकल जो करंट डेंसिटी होती है उसके जैसा। जैसे करंट पर यूनिट एरिया हमने पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सकता है उसको कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को कौन महसूस कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को चुंबक ही महसूस कर सकता है ना। चुंबक को चुंबक ही महसूस कर सकता है, हमें थोड़ी समझ में आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए हम चुंबक लेके जाते हैं, तो उस चुंबक पे क्या करता है वो, बल लगाता है। तो अगर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है तो हम दूसरा चुंबक लेके जाएंगे तो उस चुंबक पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को पता करने के लिए क्या लेके जाना पड़ेगा, चुंबक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये N है और ये S है, इसने अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, N से S ऐसे लाइंस गई हुई हैं, ठीक है, ऐसे। तो N से S ऐसे लाइन गई हुई है, तो इसने चुंबक बनाया हुआ है, ठीक है। लाइन कहां से गई है, N से, एक मिनट गलती बन गई, पहले ये बना लो, N और लाइन N से निकली कहाँ गई, S गई, S से N, ऐसे अंदर, S से N। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, N पोल है, ठीक है। तो N पोल जो है, N पोल पे क्या लगेगा, बल लगाएगा। N पोल S पोल पे भी बल लगाएगा, ठीक है। अगर समान पोल हैं, एक जैसे पोल हैं, तो उसमें कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। जैसे अगर ये दोनों कौन से होते हैं, एस एस होते हैं, तो इसमें कौन सा बल लगता, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, क्या क्या लगता, रिपल्सन। और अगर ये एन होता है, एस होता है, तो इसमें कौन सा बल लगता, आकर्षण बल लगता, ठीक है। कौन सा बल लगता, आकर्षण। तो अगर हमें पता करना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है, तो दूसरा हम एन पोल लेके जाएंगे, उस पर बल लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इधर बल लग रहा है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है।
जैसे ये इसने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, दूसरा एन हम यहाँ लेके जाएंगे तो इस पे बल लगेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए हम क्या लेके जाएंगे, चुंबक लेके जाएंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कौन बता पाएगा, चुंबक बता, हर एक चीज का एक क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, तो उसके फील्ड को पता करने के लिए, चुंबक की फील्ड को पता करने के लिए हमें चुंबक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, एमएमएफ। एमएमएफ जो है ये चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करता है, वह बल जो चुंबकीय पथ में फ्लक्स को प्रवाहित करता है उसको क्या कहते हैं हम, एमएमएफ कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में ईएमएफ होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के किसके जैसे है, ईएमएफ के जैसा, इलेक्ट्रिकल के ईएमएफ के जैसा। इलेक्ट्रिकल में ईएमएफ क्या करता है, धारा फ्लो करवाता है, धारा फ्लो करवाता है। धारा फ्लो करवाने का किसका काम है, ईएमएफ का। तो फ्लक्स को प्रवाहित नहीं होता है, सेटअप होता है, फ्लक्स फ्लो नहीं होता, सेटअप हो जाता है। ठीक है, स्थापित हो जाएगा, एन से एस की तरफ फ्लक्स जाता नहीं है, वो स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस एमएमएफ का काम क्या है, फ्लक्स बनाना। ठीक है, एमएमएफ का काम क्या है, लगातार फ्लक्स को सेटअप करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट है रिलक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे फ्लक्स बह रहा है ना, तो फ्लक्स के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा, जैसे करंट के मार्ग में रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता था, वैसे ही करंट यहाँ पर फ्लक्स के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा, उसको क्या कहते हैं हम, रिलक्टेंस कहते हैं। यह विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के जैसा होता है। ठीक है, यह विद्युत परिपथ के किसके जैसा होता है, प्रतिरोध के जैसा होता है। अब इन तीनों का उपयोग करके हम एक सर्किट बना लेते हैं, यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। जो चुंबक है, चुंबक का कंडक्टर कौन होता है, तो चुंबक का कंडक्टर होता है लोहा। चुंबक का कंडक्टर कौन होता है, लोहा। चुंबक के लिए बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। तो हम इसमें अगर इस तरीके से बाइंडिंग कर देते हैं, देखो ऐसे बाइंडिंग कर देते हैं इसमें, और यहां से करंट फ्लो करवाते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। एन बराबर क्या है, टर्न की संख्या, टर्न की संख्या क्या है, एन है। आई क्या है, करंट। तो ये करंट और आई का जो गुणा करोगे एमएमएफ कहलाएगा। तो एमएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। समझ में आ रहा है सभी को, एमएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। एन और आई का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, एमएफ बन जाएगा। और एमएफ की जो इकाई होगी वो हो जाएगी एम्पियर टर्न। क्या हो जाएगी इसकी इकाई, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न को क्या लिख देते हैं हम, एटी, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न की इकाई क्या हो जाएगी, एटी। क्लियर सभी को। अब ये एमएफ क्या करेगा, फ्लक्स सेटअप करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्लक्स सेटअप करेगा। तो इसने अपना फ्लक्स बनाएगा इस तरीके से, इस तरीके से इसने अपना फ्लक्स बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लक्स बन जाएगा फाई। ठीक है, तो एमएफ और फ्लक्स बन गया। ठीक है, एमएफ क्या है, एन इंटू आई, जो किसने क्या किया, फ्लक्स सेटअप किया, फाई। ठीक है, फ्लक्स सेटअप कौन करेगा, एमएफ। ठीक है, एमएफ क्या करेगा, फ्लक्स सेटअप करेगा। अब एमएफ फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। फ्लक्स की इकाई होती है क्या, वेबर। ठीक है, और एक होती है मैक्सवेल, और एक क्या होती है, मैक्सवेल। ठीक है, फ्लक्स की इकाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकाई की, तो इकाई में एक क्या हो गई, वेबर, और एक क्या हो गई, मैक्सवेल। ठीक है, एक मैक्सवेल हो गई और एक क्या हो गई, वेबर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दो इसमें कि एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है, तो एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है,
10 की घाते -8 वेबर। ये 1 वेबर बराबर निकालोगे तो 10 की घाते 8 मैक्सवेल। ठीक है, ये संबंध होता है। अब देखो, जब ये फ्लक्स सेटअप होगा तो इस फ्लक्स के सेटअप होने का जो विरोध करेगा उसका नाम क्या होगा? रिलक्टेंस। वहां रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पर नाम क्या होगा? रिलक्टेंस। ठीक है, तो रिलक्टेंस को हम किससे दर्शाते हैं? एस से। एस क्या है? रिलक्टेंस। एस क्या है? रिलक्टेंस। ये क्या करता है? फ्लक्स सेटअप का विरोध करता है। ठीक है, यह फ्लक्स सेटअप का विरोध करता है। फ्लक्स सेटअप का विरोध करता है। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल में एक ईएमएफ होगा और एक प्रतिरोध होगा, एक करंट होगा, ये आर होगा और ये होगा ई। तो आई बराबर हमने क्या पढ़ा था? ई बटे आर। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत परिपथ है। ये कौन सा है? विद्युत परिपथ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ई की जगह में क्या है? एन इंटू आई। तो चुंबक में हम अगर फाई निकालेंगे, फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई की जगह में क्या है? एन इंटू आई। एन इंटू आई। और रिलक्टेंस की जगह में क्या है? एस। तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? एन आई बटे एस। एस क्या है? रिलक्टेंस। और एस निकल आएगा एन इंटू आई डिवाइड बाई फाइव। और एन आई बराबर कितना निकल आएगा? एस इंटू फाइव। एस इंटू फाइव। एस का गुणा काहे में करना है? 5। तो ये चुंबक का बन गया। ये हो गया हमारा चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, क्या बन गया? ये मैग्नेटिक सर्किट। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि चुंबकीय फील्ड जो होता है उससे फ्लक्स बन जाता है, फिर एमएफ होता है और रिलक्टेंस। एमएफ किसके जैसे होता है? ईएमएफ के जैसे। और रिलक्टेंस किसके जैसे होता है? रेजिस्टेंस के जैसे। ठीक है, किसके जैसे होता है? रेजिस्टेंस के जैसे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पारगम्यता क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी को हम किससे दर्शाते हैं? म्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स के अंदर अपने जो गुजरने की क्षमता होती है उसको कहते हैं हम फ्लक्स। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, अब देखो हर एक पदार्थ की अलग अलग परमेबिलिटी होती है। यह कंडक्टिविटी के जैसा होता है। कंडक्टिविटी के जैसा होता है। ठीक है, किसके जैसा होता है? कंडक्टिविटी के जैसा। ठीक है, यह चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप होने का सपोर्ट करता है। ठीक है, और यह पदार्थ का गुण होता है। यह पदार्थ का गुण होता है कि वह अपने अंदर से कितना फ्लक्स, कि वह अपने अंदर से कितना फ्लक्स को अलाउ करता है। ठीक है, कितना फ्लक्स को अलाउ करता है, इसको क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी के जैसा होता है क्या? परमेबिलिटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण कि वो अपने अंदर से कितना करंट को अलाउ करता है। ठीक है, और परमेबिलिटी क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण कि चुंबक को अपने अंदर से कितना अलाउ करता है, चुंबकीय फ्लक्स को। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है जिसका नाम है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको देखो म्यू से दर्शाते हैं। किसको? परमेबिलिटी को। परमेबिलिटी को किससे दर्शाते हैं? म्यू से। ये हमारा है परमियबिलिटी। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है म्यू नॉट और एक होता है म्यू आर। ठीक है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है। ठीक है, कितनी फिक्स होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और म्यू आर की वैल्यू होती है कितनी? 1। किसके लिए? हवा के लिए। बाकी अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होती है। ठीक है,
और इसकी हवा के लिए कितनी वैल्यू होती है, इतनी होती है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है अब्सोलूट परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, अब्सोलूट परमिबिलिटी ऑफ एयर, हवा की, हवा की चुंबकशीलता, हवा की चुंबकशीलता। ठीक है, और ये है रिलेटिव, रिलेटिव परमियाबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव मतलब सापेक्ष, तो ये है सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या ये सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है हवा के लिए, बाकी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा होती है लोहे की। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, लोहे की, सबसे ज्यादा लोहे की, सबसे ज्यादा काहे की होती है, लोहे की। इसलिए लोहे का उपयोग किया जाता है चुंबकीय परिपथ बनाने के लिए। इसलिए जितने भी मशीन होती है ना, उनका सबका कोर लोहे का बनाया जाता है, क्योंकि उसकी चुंबकशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र में किसी मटेरियल को रखा और चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद उसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र शेष रह गया। ठीक है, ऐसा समझो कि मेरे पास एक लोहा था। ठीक है, ये लोहा था, मैंने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा। ठीक है, फिर मैंने चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण शेष रह जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, बचा हुआ, रेसिडुअल। ठीक है, इसके अंदर जो बचा रह गया वो क्या कहलाएगा, रेसिडुअल। देखो यहाँ पर क्या है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद पदार्थ में बचा हुआ चुंबकत्व तो क्या कहलाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। किसी कोई पदार्थ को हमने कहाँ रखा, क्या सोच रहे हो, हैं, क्या पढ़ा है बताओ मैंने अभी, अभी क्या बताया मैंने, हम्म, अभी क्या बताया मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेसी। घर वाले सोचते हैं हमारा लड़का पढ़ लिख ले, कुछ करे जीवन में, लड़का अलग खोया हुआ है, पता नहीं कौन सी दुनिया। 100 बच्चों की क्लास में भी कोई अगर इधर उधर भी देखता ना तो पता चल जाता है। ठीक है, तुम तो 4-5 बैठे हो। 100 बच्चे जब क्लास में बैठते हैं ना तब भी पता चल जाता है, अगर एक बच्चा इधर उधर भी देख रहा है ना तो टीचर को पता चल जाता है कि क्या है। तो तुम सोच रहे हो कि सर देख नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं इधर भी पढ़ा रहा हूँ तब भी दिख रहा होता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को भूल जाओ। ठीक है, तो ऐसी जगह एडमिशन लेना चाहिए था जहाँ कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास का पता ही नहीं है, ना क्लास पता है ना टीचर पता है। ठीक है, वहाँ जाना चाहिए था। ठीक है, बैठे रहते घूमते घामते वापस आ जाते हैं। ठीक है, इतना सब नहीं पढ़ना पड़ता कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी पढ़ना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ाते रहते हैं ना, क्या क्या चलते रहता है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म समझ में आ रहा है सभी को। तो चुंबक बनाने के लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का होना जरूरी है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं ना तो फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का होना जरूरी है, कि चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी मटेरियल को रखा और चुंबकीय क्षेत्र हमने हटा लिया, तो उसके अंदर जितना गुण शेष रह गया वो क्या कहलाता है, उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पर रिटेंटिविटी। अब जैसे हमने, रिटेंटिविटी का मतलब ये होता है आपकी मेमोरी कैसी, जैसे मेमोरी स्मृति होती है वैसे ही रिटेंटिविटी होता है कि कितने डिग्री तक वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रख सकता है। ठीक है, हमने एक मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया, तो उसके अंदर जो शेष रह गया वो हो गया रेसिडुअल। वो कितनी मात्रा में शेष रह जाता है वो क्या कहलाता है, उसकी रिटेंटिविटी। ठीक है, तो अगर हम परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं ना तो रिटेंटिविटी का मान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं तो क्या ज्यादा होना चाहिए, रिटेंटिविटी। हाँ, परमानेंट मैग्नेट के लिए, मैग्नेट के लिए
क्या ज्यादा होना चाहिए? रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। किसी पदार्थ द्वारा अपशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति, कितना अपशिष्ट चुंबकत्व को धारण कर सकता है, किस उसके अंदर कितना ज्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ सकता है, वो कहलाता है उसका रिटेंटिविटी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कोरेसिव बल। कोरेसिव बल, ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए लगाया गया बल, विपरीत दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है? अवशिष्ट चुंबकत्व, कोरोसिव फोर्स कहलाता है। ठीक है। अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हटा रहे हैं। ठीक है। उसको हटाने के लिए बल, जैसे एक परमानेंट मैग्नेट बन गया ना, उसमें कोरोसिव फोर्स लगा दो तो परमानेंट मैग्नेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट को समाप्त करने के लिए हम, या अपशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कोरोसिव फोर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब सब आ गया क्या? कुछ बच रहा है इसमें? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स आ गया, एमएमएफ आ गया, डेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, कुछ चीज़ें और इसमें पढ़ा देते हैं। चलो पहले इनको देख लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें देखें। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है। पहला है फेरोमैग्नेटिक। जनरली हम 3 तरीके से करते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, बट हमारे हिसाब से 3 अभी मान लेते हैं। ठीक है। आईटीआई के हिसाब से 3 पढ़ लो, वही बहुत है। ठीक है। 3 क्या, एक याद हो जाए तुम लोगों को, वही बहुत हो रहा है। ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। हिंदी में जो लोग हैं हिंदी में याद कर सकते हैं। एक होता है लौह चुंबकी, एक होता है अनुचुंबकी, एक होता है प्रतिचुंबकी। ठीक है। पहला है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक, पहला आता है फेरो, फिर आता है पैरा, ठीक है, फिर आता है डाया। ठीक है। और हिंदी में पहला आएगा लौह चुंबकी, लौह चुंबकी, दूसरा अनु चुंबकी। ठीक है। और तीसरा होता है प्रतिचुंबकी। तीसरा क्या होता है? प्रतिचुंबकी। ठीक है। तो लौह चुंबकी मतलब कि जो लोहे को तीव्रता से आकर्षित करेंगे। ठीक है। वो चुंबकीय पदार्थ, वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से तीव्रता से आकर्षित होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई चुंबक है, तो चुंबक लोहे को जल्दी खींचता है। ठीक है। वहीं अगर हम एल्युमिनियम रख दें तो उसको खींचेगा? नहीं खींचेगा। तो लोहा क्या हो गया हमारा? लौह चुंबकीय पदार्थ। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो और इन्हें आसानी से परमानेंट मैग्नेट भी बनाया जा सकता है। इनकी जो परमेबिलिटी है, म्यू आर, ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। 2000 से 3000 गुना ज्यादा होती है हवा से। ठीक है। किसकी? हवा की, एयर की जो होती है उससे 2000 से 3000 गुना ज्यादा होती है। ठीक है। तो ज्यादातर पदार्थ, ज्यादातर फ्लक्स कहाँ से जाएगा? लोहे से। ठीक है। इसकी पारगम्यता बहुत अधिक होती है, 2000 से 3000 गुना ज्यादा होती है। ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत ही तीव्रता से आकर्षित होते हैं। ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं उनका नाम क्या है? फेरो मैग्नेटिक। क्लियर सभी को? फेरोमैग्नेटिक मतलब जो चुंबकीय पदार्थ तीव्रता से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। इनको ऐसे याद कर सकते हो, निकोलस, निकोलस। ठीक है। निखिल, कोबाल्ट, लोहा और स्टील। ठीक है। निकोलस ऐसे याद कर सकते हो। इसमें आता है निखिल, कोबाल्ट, लोहा और स्टील। इनका उपयोग किया जाता है मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में और जनरेटर बनाने में। तो जो कोर बना होता है ना लोहे वाला, वो इसी का होता है, क्योंकि चुंबक इसी से जा सकता है। ठीक है। चुंबक को जाने के लिए यही पदार्थ चाहिए। ठीक है। हवा लगा दिए तो नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे हम करंट फ्लो करवाना है तो किससे करंट फ्लो होगा? वायर से। कंडक्टर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर से करंट जाएगा, तो फ्लक्स कहां से जाएगा? लोहे से। फ्लक्स कहां से जाएगा? लोहे से जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं?
सबको समझ में आ गया लौ चुंबकी? ठीक है। दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक, जो हाँ अनुचुंबकी, मतलब हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक था वो बहुत तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा था, और ये वाला जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से जाने देगा, लेकिन कम मात्रा में जाने देगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित तो होगा, लेकिन बहुत कम, दुर्बल बल से, बहुत ही वीक फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दुर्बल बल से आकर्षित होंगे। बाहरी चुंबक के हटाने पर इनका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाएगा, इनमें रेसिडुअल नहीं आ सकता, इससे हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना जा सकते। इनकी कोई भी रिटेंटिविटी नहीं होती, इनके अंदर कोई भी मेमोरी वाला भाग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण क्या है? एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, मैग्नीज और कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और दूसरा याद रखना ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसमें आएगा, कॉपर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसमें आएगा, कॉपर नहीं आएगा। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी का मान एक से थोड़ा ही अधिक होता है। एक से थोड़ा अधिक मतलब 1.1 मान लो। ठीक है, 1.01 मान लो, ऐसा नहीं 1 से 2 हो जाएगा। एक से थोड़ा अधिक का मतलब 2 नहीं होता, एक का 2 गुना होता है 2। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास अगर 1 रुपए हैं, किसी ने 1 रुपए और दे दिया तो तुम्हारे पास डबल हो गए, 2 रुपए हो गए। ठीक है, या अगर तुम्हारे पास 1,000 है, किसी ने 1 रुपए दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कहा जा रहा है थोड़ा सा बढ़ गया। थोड़ा सा बढ़ गया का मीनिंग ये होता है कि जैसे उसकी वैल्यू रही होगी 1, तो 1 से थोड़ा सा बढ़ा मतलब 1.01 हो गया, ऐसा बढ़ेगा। 1 से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब ये होता है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब 2 नहीं होता, फिर हमको 2 ही कहते ना कि 2 ही होती। ठीक है, उसके बाद है डायामैग्नेटिक, वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर देते हैं। इसका नाम इसलिए कि प्रतिचुंबकीय, देखो प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक है, रिपल कर देते हैं, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र को विपरीत विचुंबकित होते हैं, मतलब अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को नहीं जाने देते। ठीक है, जैसे है कॉपर, एल्युमिनियम वहां था, कॉपर यहां आएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा पानी, देखो ऑक्सीजन वहां था लेकिन पानी H2O यहां आ गया। ठीक है, H2 यहां आ गया। ठीक है, जिंक आता है, सोना आता है, चांदी आता है, हवा, लकड़ी और भी समझ, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं जो हमारे काम के हैं। ठीक है, इसकी पारगम्यता 1 से कम होती है। ठीक है, इसमें म्यू आर की जो वैल्यू होती है कम होती है, कितने से? 1 से। इसमें म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है? ज्यादा होती है, थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। एप्सिलॉन का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक में तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, 2000 से 3000 गुना हवा का, मतलब 2000-3000 ही मान लो इसका। ठीक है, कोई भी पदार्थ पूरी तरीके से नॉन मैग्नेटिक नहीं होता है। पानी पर क्या है? प्रतिचुंबकी, और हवा क्या है? अनुचुंबकी। ठीक है, पानी क्या है? प्रतिचुंबकी, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, H2O क्या है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में क्या आता है? O2। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चुंबक बनाने की विधि क्या होती है? चुंबक बनाने की पहली विधि है सिंगल टच मेथड। जैसे हमने इसमें एक स्टील की बाल लिया, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे बार बार घुमाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, एक ही दिशा में रगड़ने से क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो एक ये मेथड होती है चुंबक बनाने की। ठीक है, सिंगल टच मेथड, बार बार यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, ये प्रोसेस हम लगातार करते रहते हैं। ठीक है, तो चुंबक बन जाता है, 50 से 60 बार करना है। ठीक है, डबल टच मेथड, स्टील की छड़ को चुंबक के दोनों ओर रखा जाता है। ठीक है, ये चुंबक है, दोनों ओर हम क्या रख देते हैं? स्टील की छड़ रख देते हैं, बीच में एक डिवाइडर रख देते हैं, फिर बार बार इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से उठा के यहाँ, ये एन को यहाँ से उठा के ले गए ऐसे, यहाँ आके एस बन जाए। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं, स्टील की छड़ को चुंबक के विपरीत ध्रुव में रखा जाता है, रगड़ने वाले चुंबक छड़ों के दोनों सिरों के केंद्र तक रगड़ा जाता है, दोनों सिरों के केंद्र से केंद्र तक रगड़ा जाता है। ये डबल टच मेथड, मतलब दो का उपयोग करना। ये डिवाइडेड टच मेथड है, इसमें हम दो चुंबक लेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे ले करेंगे, ठीक है। चुंबक के दो विपरीत ध्रुवों को छड़ों पर रखा जाता है और छड़ के विपरीत सिरों पर लगाया जाता है, ठीक है। चुंबक के हर बार सतह को उठाकर फिर से केंद्र तक ले जाना है, सरफेस से उठा के फिर से कहाँ ले जाना है, केंद्र तक, फिर सरफेस से उठा के फिर केंद्र तक ले जाना है। तो ये क्या है, डबल टच मेथड। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट से करते हैं। ये हमने इस तरीके से लोहा लिया, उस पर तार लपेट दिया और करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है। डीसी करंट, बैटरी से देखो डीसी करंट फ्लो करवा दिया, तो इधर एन बन गया, इधर एस बन गया, ठीक है। स्टील की छड़ को हम इंसुलेटेड तांबे के तार से लपेटते हैं, तार में डीसी प्रवाहित करते हैं, जिससे छड़ चुंबकित हो जाती है, ठीक है। इससे परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये होना चाहिए, काय का होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन के बारे में पढ़ाएंगे, सॉफ्ट आयरन क्या होता है। यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। अब जो कॉमर्शियल मेथड होती है, इंडक्शन मेथड होती है। इसके बाद इंडक्शन मेथड में हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, छड़ रख देते हैं, यहाँ पर बाइंडिंग, ये बाइंडिंग की हुई है, लोहा नहीं है, ये यहाँ पर बाइंडिंग की हुई है, यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियली जो चुंबक बनाए जाते हैं ना, मैग्नेट जो कंपनियों में बनाए जाते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पोल चार्जर होता है, लोहे की कोर होती है, ठीक है। स्टील के टुकड़े कोर पर रखकर डायरेक्ट करंट प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इस विधि से हम स्पीकर, टेलीफोन, माइक्रोफोन, इनके उपयोगी चुंबक बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में बस यही पूछता है कि बताओ इंडस्ट्री में चुंबक बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, इंडक्शन मेथड का यूज किया जाता है। क्लियर सभी को।